हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और सेल के अंदर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। तो जब ऑक्सीजन नेसेसरी है तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से हम ले रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो गैसेस है उस गैसेस से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसके लिए हमें गैसेस एक्सचेंज करना पड़ता है और 24/7 हमारा बॉडी गैसेस एक्सचेंज करता रहता है नॉस्टिल की मदद से, यानी कि नॉस्टिल की मदद से हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। हम गैसेस लेते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक जाता है, रिस्पायरेशन होता है। आफ्टर रिस्पायरेशन जब CO2 का फॉर्मेशन होता है तो CO2 को फिर से हम नॉस्टिल की मदद से यानी कि नोज की मदद से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। मेनली बचपन में हमसे कोई भी पूछता था कि बेटा बताओ कौन सा एयर लेते हो, तो हम क्या बोलते थे? ऑक्सीजन। लेकिन क्या आज इतना कहने से काम चल जाएगा? नहीं। मेनली हम मिक्स एयर लेते हैं, हमारे नॉस्टिल से मिक्स एयर हमारे फेफड़े तक जाता है और उस एयर के अंदर O2 का यानी कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक है, ज़्यादा है। और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे जिसका ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वही ब्लड के साथ रिएक्शन करेगा। यानी कि एल्वियोलाई, हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट है जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही गैसेस मिक्स एयर हमारे नॉस्टिल से हमारे लंग्स तक गया, लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई है जो कि बैलून की तरह स्ट्रक्चर है और उस एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज है जो कि एल्वियोलाई के चारों तरफ नेटवर्क बनाए हुए हैं, जाल बनाए हुए हैं। जैसे ही एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा, उस एल्वियोलाई के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज है उस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है और ब्लड के साथ Hb यानी कि हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और ऑक्सी हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेगा और वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन चला जाएगा सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर जैसे ही जाएगा, सेल्स के अंदर रिस्पायरेशन होगा। रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज करेगा ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। जब ग्लूकोज टूटेगा तो वहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि CO2 का फॉर्मेशन होगा। अब CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, हमें नुकसान पहुँचाएगा, तो अब CO2 को बॉडी में रखा तो नहीं जाएगा, तो CO2 को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो अब फिर से CO2 मूव करता हुआ ब्लड के साथ मिक्स होकर चलाएगा हमारे एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास जैसे ही आएगा, अब CO2 एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा और एल्वियोलाई के अंदर जैसे ही गया हमारे फेफड़े में चला आया, क्योंकि एल्वियोलाई हमारे फेफड़े में प्रेजेंट है। फेफड़े में जैसे ही आया वो CO2 हमारे नॉस्टिल से होता हुआ, नोज से होता हुआ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। तो मेनली यही है गैसियस एक्सचेंज। चलो हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मेनली ये वही एल्वियोलाई है जो कि हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े के अंदर प्रेजेंट है और ये कोई 1-2 नहीं होता है, ये बहुत सारा है। ये स्मॉलेस्ट होता है, छोटा सा होता है, लेकिन बहुत सारा होता है। बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के एल्वियोलाई का। तो मेनली ये एल्वियोलाई है। जैसे ही हमने गैसेस लिया, मिक्स एयर हमारे नॉस्ट्रिल से होता हुआ लंग्स में गया, फेफड़े में गया, फेफड़े के अंदर इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई है। जैसे ही मिक्स एयर यहाँ पे इंटर किया, इस एयर के साथ ऑक्सीजन है, O2 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है मिक्स एयर प्लस O2, यानी कि यहाँ पे O2 है। अब देखो इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से आने वाला ब्लड कैपिलरीज जो कि नेटवर्क बनाए हुए हैं, जो कि ब्लू कलर का है। क्यों? क्योंकि इसमें इनप्योर ब्लड है, इस ब्लड के साथ CO2 है, जबकि इसको हमने रेड कलर से इंडिकेट किया है। क्यों? क्योंकि इसमें प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का कैपिलरीज या जो भी ब्लड कैपिलरीज है रेड कलर का, उसमें प्योर ब्लड होता है और जो इनप्योर ब्लड का कैपिलरीज है उसमें कलर उसका ब्लू दिखेगा। तो मेनली यहाँ पे क्या था? एल्वियोलाई था। एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज है,
ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है, ब्लड के साथ हेमोग्लोबिन है और यहाँ पे ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेगा और ऑक्सी हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये चला जाएगा हमारे सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर रिस्पायरेशन होगा, आफ्टर रिस्पायरेशन CO2 का फॉर्मेशन होगा। अब वो फिर से ब्लड के साथ मिक्स होकर चला आया हमारे एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास जैसे ही आया ये CO2 एल्वियोलाई के अंदर एंटर कर गया और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लंग्स, यानी कि लंग्स से होता हुआ, हमारे नॉस्ट्रिल से होता हुआ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। ठीक है, अब चलो ये तो हमने देख लिया, डायग्रामेटिक देख लिया। अब है थियोरेटिकल, जो हमने पूरा कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे लिखवाया है, तो हम लोग थियोरेटिकल देख लेते हैं जो कि कंप्लीटली एग्जामिनेशन बेसिस है। तो थियोरेटिकल क्या है, या देखो, ईयर रीच इन O2 इन एल्वियोलस। एल्वियोलस यानी कि एल्वियोलाई के अंदर जो खाली जगह है, स्पेस है, उसी को हमने कहा एल्वियोलस। रीच इन O2 इन एल्वियोलस यानी कि एल्वियोलस के अंदर O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स कैपिलरीज, यानी कि ब्लड किसके थ्रू मूव कर रहा है, ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज के थ्रू। यहाँ पे क्या था, ब्लड के साथ H भी था, यहाँ पे O2 बाइंड्स विथ हेमोग्लोबिन इन RBC, यानी कि O2 रिएक्शन कर लेगा हेमोग्लोबिन के साथ, और हेमोग्लोबिन कहाँ है, RBC के साथ, क्योंकि मिली RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये सबसे बड़ा फैक्ट्स है कि हम ह्यूमंस, जो भी जितने भी ह्यूमंस है, ह्यूमंस के RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस के जगह पे हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया। O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यू, यानी कि O2 टिश्यू के अंदर रिलीज हो गया, और टिश्यू में सेल्स है। सेल्स कहाँ है, टिश्यू किससे बना है, सेल्स से बना है, तो टिश्यू के अंदर रिलीज हुआ, तो किसके अंदर रिलीज हुआ, सेल्स के अंदर। सेल्स में रिस्पायरेशन होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा एनर्जी के लिए, और जब ग्लूकोज टूटेगा तो 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो सेकेंड पॉइंट, ये तो देख लिया, O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यू, O2 ऑक्सीजन टिश्यू में रिलीज हो गया और वहां पे रिस्पायरेशन हो गया। अब CO2 का फॉर्मेशन हो गया, जो कि एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट है, जो कि बेकार चीज है हमारे बॉडी में, जिसका हमारे बॉडीज के अंदर कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के हमारे बॉडी में, यहाँ तक कि हमारे बॉडी में अगर रहेगा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो अब देखो सेकेंड पॉइंट, CO2 फ्रॉम टिश्यू, यानी कि CO2 टिश्यू से अब आगे मूव करेगा, आगे चलेगा, क्योंकि इसे टिश्यू में रहने देना है ही नहीं, अगर टिश्यू में रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। CO2 रिलीज्ड इनटू ब्लड, यानी कि CO2 टिश्यू से कहाँ रिलीज होगा, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जैसे ही रिलीज होगा, ब्लड के साथ रिएक्शन कर लेगा। CO2 डिसॉल्व इन ब्लड, यानी कि ब्लड के साथ CO2 रिएक्शन कर लिया। अब ये रिएक्शन करके ब्लड वेसल्स के अंदर चला है, ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करने लगा, क्योंकि ब्लड है कहाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर ही है ना, ब्लड तो ऑलरेडी ब्लड वेसल्स के अंदर है। तो ये CO2 ब्लड के साथ मिक्स होकर, CO2 ब्लड के साथ मिक्स होकर ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करना शुरू कर दिया, कैपिलरीज इन एल्वियोलाई, और कैपिलरीज की मदद से एल्वियोलाई के पास चलाया। यही कैपिलरीज था, मैं इसी कैपिलरीज की बात कर रहा हूँ। इस कैपिलरीज की मदद से एल्वियोलाई के पास चलाया, एल्वियोलाई के अंदर ये चला जाएगा, यानी कि CO2 एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा। CO2 रिलीज्ड इन एल्वियोलर सैक, यानी कि CO2 एल्वियोलर सैक के अंदर रिलीज हो जाएगा। एल्वियोलाई के अंदर जो खाली जगह है, जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर CO2 रिलीज हो जाएगा। CO2 सेंट आउट थ्रू नॉस्ट्रिल, यानी कि अब यहाँ से हमारे फेफड़े से होता हुआ हमारे नॉस्ट्रिल से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा, हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर निकल गया। तो मेनली यही था थ्योरी। एनी डाउट? गुड।